वन आज हम लोग टायरोसिन के इम्पोर्टेंस देखेंगे, टायरोसिन मेटाबॉलिज्म। तो जो टायरोसिन है वो एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इसको। और टायरोसिन है वो एसेंशियल बन जाता है कंडीशंस जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया में, जिसमें फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। और एक और एंजाइम था जो कि रेयर मतलब डेफिशिएंसी होती है वो, जिसमें जो अपना एंजाइम है बाई हाइड्रो डायोप्टेरिन रिडक्टेज, उसकी भी डेफिशिएंसी या डिफेक्टिव इम्पेयर्ड सिंथेसिस हो जाता है, तो भी हमें जो टायरोसिन है वो नहीं बन पाता है बॉडी में फिनाइल एलानिन से। तो अब अगर अपने देखें टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म, मतलब ये टायरोसिन हमारी बॉडी में आगे क्या क्या बनवाता है। तो जो टायरोसिन है वो आगे जाके DOPA डोपा बनाता है, जिसकी फुल फॉर्म है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद डोपा आगे जाके डोपामीन बनाता है, और डोपामीन आगे जाके नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बनाता है। एक और बात याद रखने की इसमें ये है कि टायरोसिन से डोपा में जब ये कन्वर्ट होता है तो इसके बीच में हमें पॉजिटिव OH जुड़ जाता है, और जब डोपा से डोपामीन में जाता है तो COOH का रिमूवल होता है, और जब डोपामीन से नोरेपिनेफ्रिन में जाता है तो एक OH ऐड होता है, और जब नोरेपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन में जाता है तो एक मिथाइल ऐड होता है। ठीक है, एक तो ये बात याद रखने की है। और एक और बात याद रखने की ये है कि इसके अंदर जो अपना टायरोसिन से डोपा में जब ये कन्वर्ट हो रहा होता है तो जो बाई हाइड्रो डायोप्टेरिन जो एक मॉलिक्यूल है वो इधर रिड्यूस हो रहा होता है। तो मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में BH4 लिख देती हूँ कि टेट्राहाइड्रो बायोप्टेरिन है वो कन्वर्ट होता है यहाँ पे BH2 में, इस वाली रिएक्शन में। ठीक है, टायरोसिन से डोपा में। और जब डोपा से डोपामीन में जा रहा हो तो अपने को विटामिन B6 चाहिए होता है, और यहाँ पे डोपामीन से NE में जाता है तो अपने को विटामिन C चाहिए होता है, और जब नोरेपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन में चाहिए होता है तो अपने सैम चाहिए होता है। सैम अपने को पता है S एडिनोसिन मिथियोनिन, क्योंकि अपने को पता है मिथियोनिन मिथाइल, अपने को कोई डोनर चाहिए तो एक्टिव डोनर मिथाइल का होता है सैम। तो नोरेपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन में जब मिथाइल ऐड हो रहा है तो सैम चाहिए। ठीक है, और अपने को ये भी पता है B6 जो विटामिन होता है ना, जब भी मतलब COH का काम होता है, रिमूवल होता है, तो वहाँ पे जनरली B6 आ जाता है। जनरली, मोस्टली की बात कर रही हूँ, सारों की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और इसमें और क्या बताने वाला रह गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका वो देखेंगे कि पूरी रिएक्शंस देखते हैं कि कौन कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है किस किस स्टेप में। ठीक है, तो अपनों ने देखा कि टायरोसिन से डोपा में जब जा रहा है तो यहाँ पे BH4 टेट्राहाइड्रो बायोप्टेरिन, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, BH2 में जा रहा है। ठीक है, BH2 में जा रहा है। अब जो BH2 है, जब यहाँ पे ये इसको 2H मिल गए, 2H इसको कहाँ से मिलेंगे, NADH से मिल जाएंगे, NAD है ना, ये रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे एक रिडक्टेज यूज़ होता है जिसको मैं DR से शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ। अब जहाँ यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है ना वो है अपना टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, अब जब डोपा है, डोपा आगे जाके किस में बन जाता है डोपामीन में, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डोपा डी कार्बोक्सिलेज। मैंने बोला था ना ऊपर कि COOH इसमें अपना रिमूव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ B6, एक कोफैक्टर यहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि विटामिन कोफैक्टर की तरह यूज़ हो जाते हैं ये करके। फिर उसके बाद डोपामीन जो है वो आगे जाके किस में बनाता है, नोरेपिनेफ्रिन में। ठीक है, ये इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ हो गया अपना, इसमें अपना एंजाइम हुआ डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज।
और इसमें अपना कौन सा विटामिन यूज़ होता था, विटामिन सी, मैंने ऊपर लिखा है ना, विटामिन सी, ठीक है। और हाइड्रोक्सीलेज मैंने बताया था, OH जुड़ रहा है, ठीक है। और नॉरएपिनेफ्रिन, फिर नॉरएपिनेफ्रिन से अपना बन गया एपिनेफ्रिन विद द हेल्प ऑफ फिनाइल इथेनॉलामाइन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज। मैंने बताया था ना मिथाइल का ट्रांसफ़र होता है, और यहाँ पे सैम है एज अ कोफैक्टर यूज़ हो रहा है। अब मैं इसको एक ट्रिक बताती हूँ जो मैंने खुद की बनाई है याद रखने के लिए कि कौन सा कोफैक्टर यूज़ हो रहा है यहाँ पे। जो BH4 है वो तो तुम्हें रटना ही पड़ेगा, पर जो बाकी का है 6C और सैम, तो इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई है 18+ है थोड़ी, सेक्सी सैम। तो सेक्सी है ना, सेक्सी कर लो, तो 6 और C विटामिन C और सैम, ओके। तो सेक्सी सैम, जिसका भी सैम नाम है वो सेक्सी है, तो सेक्सी सैम इससे याद रख लो। और BH4 तुम्हें वैसे ही याद रख लेना। तो आज ही हो गया। और फिर इसके बाद मैं 2 ड्रग्स के नाम भी बता देती हूँ। वैसे तो फर्स्ट ईयर में मतलब इतना मत करो, कोई बात नहीं, पर सेकेंड ईयर में काम आता है। जो टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज है ना, उसको इनहिबिट करने के लिए हम लोग एक ड्रग देते हैं जिसका नाम है मीटायरोसिन, ठीक है। अब पता है क्या होता है, जो टायरोसिन है ना, अब जैसे नॉरएपिनेफ्रिन अपनों ने मतलब फिजियो में अपने अगर पढ़ेंगे कि ये ना अपना जो ब्लड प्रेशर है ना वो इंक्रीज़ कर देते हैं। हाइपर टेंशन वाले ये हार्मोन्स होते हैं ना अपने, नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन। तो मीटायरोसिन हम लोग कब देते हैं, जब कोई बंदा ज़्यादा ही हाइपर टेंसिव हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया उसका, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मीटायरोसिन दे देते हैं, जिससे टायरोसिन है वो आगे जाके बनाता है नॉरएपिनेफ्रिन। जब टायरोसिन डोपा ही नहीं बनेगा तो फिर ये आगे जाके नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन बनेंगे ही नहीं, है ना। तो करके अपने इसको मीटायरोसिन एक ड्रग होती है जो कि इसे इनहिबिट करता है, माइनस का साइन है इनहिबिट करने का, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। और एक और ड्रग होता है जो कि हम देते हैं, मतलब ये इस एंजाइम पे काम कर रहा है, देख लो, तभी एंजाइम इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद जो ये डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सीलेज है, इसको जो इनहिबिट करता है ना वो है कार्बिडोपा, जो इसको इनहिबिट करता है, इसका भी सेम काम आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ मैं इसमें जो मुझे अच्छी लगती है और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस पर, वो है कि तो इसमें जो एक और चीज़ थी वो यह है कि जो अपना ड्रग होता है, एक कार्बिडोपा, लीवोडोपा भी बोल देते हैं ये जो ड्रग होते हैं ना, ये हम लोग देते हैं कि जब हमें कन्वर्ट करना होता है एल डोपा से डोपामीन में, है ना। तो इसका एक फंक्शन मैं बता रही हूँ, कार्बिडोपा और लीवोडोपा का, ये कहाँ काम आता है, हम लोग ये क्यों देते हैं। जब जैसे कि मान लो इन पेशेंट्स, जैसे एक मिनट, इन पेशेंट्स जिनको पार्किंसन होता है, जिनको पार्किंसन होता है ना, डिजीज़ होती है, उनमें क्या होता है, डोपामीन का जो प्रोडक्शन होता है ना वो मतलब कम होता है, या फिर उसका ब्रेकडाउन ज़्यादा होने लग जाता है, डोपामीन है ना कम होता है। तो क्या होता है, अपने ना उनको एल डोपा बाहर से देते हैं, एल डोपा कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन में। पर प्रॉब्लम ये है कि जब हम एल डोपा देते हैं ना, तो हमने पढ़ा था कि डोपामीन आगे जाके नॉरएपिनेफ्रिन बनाता है, उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह इंक्रीज़ होता है, हाइपरटेंशन हो सकती है ना। पर जब हम इसे देते हैं ना, हम चाहते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर
को पार कर दे एल डोपा और वहाँ जाके डोपामीन बनाए, क्योंकि डोपामीन की ज़रूरत बेसल गैंग्लिया में है ना, हम चाहते हैं वहाँ जाए। पर ब्लड ब्रेन बैरियर में भी ये चला तो जाता है एल डोपा, पर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में भी एल डोपा चला जाता है जहाँ हमें इसकी लोड नहीं है, क्योंकि ये हाइपरटेंसिव हो जाएगा पेशेंट। अगर एल डोपा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में डोपामीन में बदलने लग गया ना तो मुश्किल हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा, है ना। तो अपने इसलिए यहाँ पे कार्बिडोपा देते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक एंजाइम आता है डोपा डी कार्बोक्सिलेज, यहाँ पे भी यही डीसी काम आता है। तो इसको जो इनहिबिट कर रहा होता है ना वो कार्बिडोपा है, इसको जो इनहिबिट कर रहा है। हमें ये बीबी के उधर चाहिए और ये अपना सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है, यहाँ पे भी कन्वर्ट होने लग जाता है। तो इसे रोकने के लिए, यहाँ सिस्टमैटिक रोकने के लिए हम इसे कार्बिडोपा दे देते हैं। और एक और चीज़ है, क्योंकि हमें पता है कि मैंने बताया था कि B6 जो है वो इस रिएक्शन में कोफैक्टर की तरह काम करता है। तो जो पार्किंसन वाला इंसान होता है ना, और जब ये एल डोपा ले रहा होता है तो हम उसे B6 भी मना करते हैं कि पेशेंट आर एडवाइज नॉट टू टेक विटामिन B6। और क्योंकि देखो अगर ज़्यादा हो गया डोपामीन तो इंक्रीज़ कर देगा, टैकीकार्डिया हो सकता है पेशेंट को। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ये एल डोपा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में डोपामीन बन जाए, क्योंकि जो डोपामीन है ना ये बीबी को क्रॉस नहीं कर पाता। ये तो कर जाएगा एल डोपा, पर डोपामीन नहीं कर पाएगा और डोपामीन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में ही रह जाएगा और ये आगे जाके एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बनाएगा जो कि आगे जाके बीपी इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, ये बात है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। एक बात और मैं बताना भूल गई कि टायरोसिन के दो और जो मेजर काम है वो है कि टायरोसिन आगे जाके थायरॉक्सिन भी बनाता है, T4, T3, T4, ठीक है, यहाँ पे आयोडीन की हेल्प से। और फिर उसके बाद एक तो ये काम है और दूसरा ये काम है कि ये टायरोसिन मेलानिन भी बनाता है। ठीक है, टायरोसिन से क्या बनता है, डोपाक्विनोन और मेलानिन। मतलब बीच में बहुत स्टेप्स आते हैं पर मेजर मैं बता दिया करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रग आ जाती है जो इस पे काम करती है, क्योंकि सारे तो याद होंगे नहीं, तो आप मेजर ही याद रखें। टायरोसिनेज यहाँ पे एक एंजाइम काम आता है जो डोपाक्विनोन में मतलब बदलता है, फिर डोपाक्विनोन आगे जाके मेलानिन में बनता है। मेलानिन कुछ नहीं है, ये डोपाक्विनोन का पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ डोपा DQ। ओके, क्योंकि इसके आगे जाके आप कंडीशंस भी पढ़ेंगे कि जो अपना एल्बिनिज़म होता है वो क्यों आता है, क्योंकि जो टायरोसिनेज है ना एंजाइम, ये डेफिशिएंसी हो जाती है इसकी। तो एक यहाँ पे हम लोग क्लिनिकल केस भी देख लेते हैं। फिर क्लिनिकल केस एक है ओक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज़म, सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लो। वो होते हैं ना सफ़ेद लोग होते हैं, बिल्कुल ही बाल भी सफ़ेद होते हैं जवानी में भी, आईब्रोज भी सफ़ेद हो जाती हैं और स्किन भी पूरी गोरे चिट्टे लोग, और फिर आंखें भी ब्लू होती हैं। तो आंखें ओक्यूलोक्यूटेनियस स्किन। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। टाइप 1 में कुछ नहीं होता, इसमें टायरोसिनेज जो होता है ना ये डेफिशिएंसी होती है इसकी, टायरोनोज डेफिशिएंसी। और जो इसमें टायरोसिन का जो ट्रांसपोर्टर होता है, जो अपटेक करना होता है टायरोसिन, वो डिफेक्टिव होता है, उसका डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इससे अपना मेलानिन है, जो मेलानिन है वो डिक्रीज़ हो गया। मेलानिन क्या करता है, डार्क कलर प्रोवाइड करता है ना अपनी स्किन को, बस। और उसके बाद हाँ, तो इससे मतलब नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि यार सनबर्न्स
स्किन कैंसर के चांसेस हाई हो जाते हैं एल्बिनिज़म में जो होते हैं ना उनके। और ब्लू आइज़ वगैरह भी होती हैं। अभी तो इतना ही है। और टायरोसिन का ब्रेकडाउन भी मैं बता ही देती हूँ।